एक शापित जगह। कभी कभी जिंदगी के सुनहरे रास्तों पर कुछ रोमांचक हो तो जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है, पर किस्मत में अगर रंज निकले तो सफर हताश कर देता है। इस सफर की कहानी दो लड़कियों की जिंदगानी को दांव पर खेल रही है। रंजीता और मिहिका दोनों पक्की सहेलियां थीं। कुछ ही समय हुआ था जब दोनों का दोस्ताना परवान चढ़ा। दोनों थी तो दो जिस्म, पर अंदाज दोनों के जीने का एक सा। तभी तो इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद रंज मात्र का गुरूर न था मिहिका को। वहीं रंजीता ठहरी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसके पिताजी मेवा के थोक व्यापारी थे। दोनों की दोस्ती कॉलेज में हुई, जहां मिहिका का एडमिशन तो उसके पिताजी के रसूख पर हो गया था, वहीं रंजीता ने अपनी मेहनत के बल पर उस कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों की दोस्ती की पहली सीढ़ी बनी रैगिंग। दोनों को ही बकेट उठाकर सारे कॉलेज में मछली बेचने वाली की एक्टिंग करनी थी। तभी दोनों के आत्मसंयम ने सीनियर का दिल जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना टास्क अच्छे से पूरा कर लिया था। दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठती और अपनी जिंदगी को खुलकर जीती। मिहिका पैसों से और रंजीता अपनी तेज तर्रार बुद्धि से। ऊपर से बला की खूबसूरती की मालिक थी रंजीता। जो देखे बस उसी का हो जाए। आज रंजीता मिहिका के घर बर्थडे पार्टी में गई। पहली बार उस रसूखदार परिवार में जाना उसे मन ही मन अपने आप को देखने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। लेकिन कुछ था जो इसके बावजूद उसके कदमों को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। खुद को पता नहीं कितनी मर्तबा उसने अपने आप को सलीके में ढालने की नाकाम कोशिश में लगाया था। रंजीता मिहिका की दोस्ती की खातिर ही उसके घर जाने के बारे में सोच पाई थी, वरना मिहिका की पारिवारिक स्थिति और पृष्ठभूमि उसको अपनी पृष्ठभूमि से नीचे ही लगती थी। जैसे ही ऑटो उसके बंगले के आगे रुका, पता नहीं क्यों अचानक उसे वो बंगला अजीब और रंग बदलता सा दिखाई दिया। वह वहीं स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। पीछे से ऑटो वाले ने हॉर्न मारा, मैडम जी, पैसे तो दे दीजिए। रंजीता हड़बड़ाते हुए अपने पर्स की तरफ देख उसमें से पैसे निकालने लगी। ऑटो वाला वहां से चला गया। उसने मिहिका को फोन किया। मिहिका ने गेटकीपर को उसे अंदर आने को कहा। गेटकीपर बोला, मैडम अंदर आइए। रंजीता को अब उनके घर की खूबसूरती उस डरावने माहौल को भुलाने की कोशिश में लगी थी, और ऐसा हुआ भी। अंदर पहुंचते ही मिहिका ने उसका पुरजोर स्वागत किया। रंजीता ने इतना सुंदर घर कभी देखा ही नहीं था, इसलिए आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में देखा घर उसके सामने हो। घर का एक एक कोना अपनी सुंदरता प्रकट कर रहा था। तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और एक लाइट का प्रकाश मिहिका के ऊपर गया, और एक प्यारी सी लोरी, शायद ये किसी की आवाज थी, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक था ही नहीं उसमें। मिहिका की आंखों में आंसू भर आए। रंजीता ने पहली बार उसे इस तरह रोते देखा था, वो भी इतने शुभ दिन, उसके जन्मदिन पर। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मिहिका ने केक काटा और अपने पापा को उसका एक टुकड़ा खिलाया। उसने मम्मी के हाथ से केक नहीं खाया। रंजीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद रंजीता ने महसूस किया कि बहुत से व्यक्ति उसे कामुकता की नजरों से देख रहे हैं, पर वो जानती थी कि वो एक सार्वजनिक समारोह में आई है, और इस बात से उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आखिर उसकी दोस्त मिहिका के घर थी।
पर एक साहब ने आकर उससे पूछा, क्या तुम मिहिका की दोस्त हो? उसने हमें सिर हिला दिया और वो खाने की प्लेट में खाना सर्व करने लगी। तभी उसी इंसान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, जिस हाथ में सर्विंग स्पून थी। उसने उस इंसान पर चीखने की कोशिश की, पर अगले ही पल एक सुंदर सा युवक उसके सामने खड़ा हो गया, जो उसी की उम्र का होगा। उसकी नजरों में अपने लिए सम्मान और उस इंसान के लिए कठोर इशारा देख वह युवक उसे भागया। ये कोई और नहीं, मिहिका का भैया था। मिहिका ने पीछे से आकर उसे कवर करने के लिए कहा था। मिहिका बोली, मैं माफी चाहती हूँ रंजीता, दरअसल वो अंकल ऐसे ही है। तुम बुरा मत मानना। समझा करो, कुछ लोगों को हमें झेलना ही पड़ता है बिजनेस के लिए। तुम समझ सकती हो। वैसे ये मेरे बड़े भैया हैं, मेहुल। इतना कह मिहिका ने मेहुल भैया को गले से लगा लिया। रंजीता अब थोड़ी सी शांत हुई, लेकिन अगले ही पल उसे वहां की जगह फिर से खौफनाक लगने लगी और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई। चारों तरफ तपती रेत और उसके कोमल पैरों की छाप उस पर। कहक्षा कहक्षा, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ती, पर उसके पैर तो गर्म रेत में मानो खौले जा रहे थे। अचानक उसके मुड़ते ही जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। वो चिल्लाई। और रंजीता को जब होश आया तो वो एक कमरे में थी। उसके आसपास मिहिका, मेहुल और उसकी माँ खड़े थे, जो उसे असमंजस की नजरों से देख रहे थे। अगले ही पल उसे लगा कि ये तो एक सपना मात्र था, पर ये सब एक साथ उसके साथ ही क्यों घटित हो रहा था। रंजीता, अब तुम कैसी हो? मिहिका ने पूछा। हाँ, अब ठीक हूँ, पर मुझे चक्कर आ गया था। मुझे घर जाना है। मिहिका की माँ ने मेहुल को इशारा किया उसे घर तक छोड़ आने का। तीनों उठकर गाड़ी में जा बैठे। रंजीता पूरे रास्ते सिर्फ अपनी पिछली स्थिति और सापेक्ष रूप से जो उसने महसूस किया, उसी के बारे में सोचती रही। अब तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। घर आ गया। बस यहीं रोक दीजिए, रंजीता ने मेहुल को इशारा किया। आज के इस रवैये को देखकर तो मिहिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर आकर जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसकी माँ वहीं आकर उससे कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ी, तो उसने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। मिहिका ने कहा, सुनिए, आप केवल मेरे पापा की लाई गई एक वस्तु हैं इस घर में। आप मेरी माँ नहीं हैं, नहीं कभी बन सकती हैं। आपको देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है, जहाँ मेरी माँ मुझे अपनी गोद में सुलाती थी। और आपका मेरे पापा के साथ नजदीकियां बढ़ाना, जिसकी वजह से न जाने मेरी माँ हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई। इतना कह वह रो पड़ती है और अपनी माँ की एकमात्र तस्वीर निकालती है, जिसे वो अक्सर सबसे छुपाकर किताबों के अंदर रखती थी। आज कितने दिनों बाद माँ, मैं तुमसे मिली, वरना पापा तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, न ही इस घर में आपका नाम सुनना चाहते हैं। ऊपर से ये औरत ढोंग करती है सबके सामने मेरी माँ बनने का। अगले दिन दोनों सहेलियां कॉलेज में मिलती हैं, पर आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रंजीता को क्लास में जाने की जगह कॉलेज के लॉन में बैठने का मन हो रहा है। मिहिका उसकी उदासी समझते हुए उससे पूछती है, यार, एक बात बता, तू कल की पार्टी में अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रंजीता उसे कल की परिस्थितियों से अवगत कराती है, ये जानते हुए कि वो शायद उसकी बातों का मजाक न बनाए।
और ऐसा हुआ भी। मिहिका जोर से हंसती है और कहती है, अरे, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता होगा। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरा घर कोई हॉन्टेड हाउस हो। रंजीता उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहती है, मैं जानती थी कि मेरी इस बात का तुम मजाक उड़ाओगी, पर ये सच है।